ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे, कंटिन्यू करते हैं कंसंट्रेशन सेल्स को। कंसंट्रेशन सेल्स वो होती हैं जिनमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। वो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड की, अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। और एक होता है अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। अब फिर हमने इनका ईएमएफ मेजर किया था। ईएमएफ मेजर करते हुए हमने दो पार्ट में इसको क्लासिफाई कर लिया था। एक तो वो जिनके अंदर आयन का ट्रांसफर हो रहा था एक हाफ सेल से दूसरी हाफ सेल पे, और एक वो है जिनके अंदर ट्रांसफर नहीं हो रहा था। तो हमने विदाउट ट्रांसफरेंस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में स्टडी कर लिया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे और एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस। तो यहां पर ट्रांसफरेंस इलेक्ट्रोलाइट का होगा। तो क्या कंडीशंस हैं कि हम लोग ऐसा सेल बना पाए, ऐसी कंसंट्रेशन सेल्स बना पाए? तो इन कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफरेंस, जिनमें ट्रांसफर हो, with transference there must be same electrode should be used, same electrode should be used। आपको एक ही इलेक्ट्रोड यूज करना है, उसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलिटिक solutions of same electrolyte with different कंसंट्रेशन अलग अलग होनी चाहिए, डिफरेंट कंसंट्रेशन शुड बी यूज्ड। ठीक है, ये यूज करने हैं आप लोगों ने। और तीसरा है क्या, देयर शुड बी डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। ये डिफरेंट से मेरा मतलब है उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो ये तीन कंडीशंस हैं जब जाके कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस बनेगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही बनाऊंगा, ये कंडीशंस तीनों लगाएंगे। हम लोगों ने ये पहले भी किया हुआ है, सेल के बारे में पहले जाना है, उसका ईएमएफ हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। एक यू शेप की ग्लास ट्यूब ले लें, ये ले ली यू शेप की ग्लास ट्यूब। इसमें हम लोगों ने ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर लिया। याद होगा, रेफरेंस हमने पढ़ा था खूब डिटेल में। ओके, इसमें एक मेटल का पीस है जो प्लेटिनम मेटल है, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, यहां भी वही है। ठीक है, और यहां से हाइड्रोजन पास करेंगे, यहां से भी हाइड्रोजन पास करेंगे। तो एक तो करेगा कैथोड का काम, hydrogen at 1 atmosphere is passed, and this is also the hydrogen at 1 atmosphere is passed। इसमें अब इलेक्ट्रोड तो सेम है, कोई चेंज नहीं। अब किस चीज में डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन? लेफ्ट हैंड साइड पे सबको पता है, बाय कन्वेंशन हम लोग एनोड दिखाते हैं, और ये है इधर इनके बीच में एक लिक्विड जंक्शन है, और इधर भी HCl का ही सॉल्यूशन लिया था, याद होगा आप लोगों को, ये HCl है। So this is HCl, this is HCl, दोनों ही HCl है, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग होनी चाहिए। इसकी एक्टिविटी A1 है और इसकी एक्टिविटी A2 है। लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होता है और राइट हैंड साइड में ये कैथोड होता है। तो ये सेल है भाई। अब देखते हैं कैसे बनी है ये सेल। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें, यहाँ बना लेता हूँ। दिस इज हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर पे, दिस इज HCl, इसकी एक्टिविटी A1 थी, लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया गया है। ये इधर HCl, इसकी एक्टिविटी A2 है, और इधर अगेन हाइड्रोजन एट 1 एटमॉस्फेयर इज यूज्ड। ओके, तो बीच में क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट करेंगे। वैसे तो साल्ट ब्रिज होता तो दो पैरेलल लाइन यूज करते थे, बट यहाँ पर डॉटेड लाइन यूज की गई है, क्योंकि दोनों को साल्ट ब्रिज से कनेक्ट नहीं किया गया है, बल्कि दोनों को का सरफेस एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और इसको बोलते हैं क्या, लिक्विड जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड जंक्शन।
ओके, सो दिस इज अबाउट इट। अब क्या प्रोसेस है, तो प्रोसेस जानते हैं, तो प्रोसेस कैसे होगी ये मैं आउटर सर्किट के बारे में बता रहा हूं। दो जगह पे प्रोसेस होगी, एक तो यहाँ पे ट्रांसफरेंस ऑफ आयंस होगा और एक यहाँ पर आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या होगा प्रोसेस एट एनोड, एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन होता है, तो हाफ ऑफ H2 हाइड्रोजन है ना इधर, हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड, याद होगा ये तो मेरे हिसाब से इसकी एक्टिविटी A1 प्लस इलेक्ट्रॉन इज रिलीज। लेट दिस बी द इक्वेशन 1। एट कैथोड, कैथोड पे क्या चलेगा, रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन किसका होगा, आप लोग इजीली समझ सकते हैं, HCl H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा, तो H पॉजिटिव विल गेट रिड्यूस टू गिव हाइड्रोजन गैस, तो इसकी एक्टिविटी A2 है प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, हाफ ऑफ H2। लेट दिस इज द इक्वेशन 2। क्लियर है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन देगा तो आउटर सर्किट में यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा और इसके पास जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से चला है और कहां पे पहुंच रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा है। तो आउटर सर्किट में क्या चल रहा है, सो इन आउटर सर्किट देयर इज, आउटर सर्किट देयर इज ट्रांसफेरेंस ऑफ, किसका ट्रांसफेरेंस हुआ है, ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड पे आउटर सर्किट। तो ये है हमारी पूरी की पूरी वो सेल जिसके जो कंसंट्रेशन सेल है और जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में है दो लिक्विड अलग अलग कंसंट्रेशन के, पर इलेक्ट्रोलाइट एक ही है। तो ये आ गया समझ में। अब होगा क्या, लिक्विड जंक्शन पे, यहाँ पे दो जगह प्रोसेस चल रही है, एक तो चल रही है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर और एक चल रही है कहाँ पे, दिस इज एट इलेक्ट्रोड्स, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एट इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स पे चल रही है जी, ठीक है। अब अगर सिर्फ यही होती, हमारे पास कोई ट्रांसफरेंस ना होता, लिक्विड एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, तो आयंस चलते ही नहीं, आयंस नहीं ट्रांसफर होंगे तो हमारी ईएमएफ सिर्फ इसकी वजह से आ जाती और ये एक सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाती, कंसंट्रेशन सेल बन जाती, ठीक है। अगर इसको इधर और इसको इधर हम लोग रख देते और दोनों को साल्ट ब्रिज से कर देते, तो ये कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस ऑफ आयंस हो जाता। बट क्यों, यहां पर क्या हो रहा है, एज द टू liquids are in direct contact and having excess of ions, excess of certain type of ions, दोनों के पास certain type of ions हैं, और ये क्या क्या हैं, इधर देखो हाइड्रोजन से वो क्या बन गया, H पॉजिटिव आयन बन गया। तो मैं इसको दिखा देता हूं, यहाँ पे धीरे धीरे देख लो, एनोड पे क्या होते जा रहे हैं, H पॉजिटिव आयंस जनरेट होने लग रहे हैं, और यहाँ पर अगर देखोगे तो H पॉजिटिव का रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन के बाद क्या हो गया, यहाँ पर सिर्फ क्लोराइड आयंस बच गए, ठीक है, क्लोराइड आयंस ऐसे बच गए जी, ठीक है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ क्लोराइड आयंस हो गए। तो क्या होगा, क्या क्या है, दीज आर हाइड्रोजन आयन इन ऑन लिख लेते हैं, ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड क्लोराइड आयन ऑन राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे दैट इज एट एनोड एंड क्लोराइड आयन एट कैथोड, ये बचे हुए हैं, तो ये बने हैं। As the two liquids are in direct contact and having excess of certain ions, a certain type of ions, these are H positive on left hand side and chloride ion on right hand side. Hence, इस वजह से क्या होगा, hence there is possibility of transference of ions across the लिक्विड जंक्शन क्या होता है, जंक्शन जहां पर दो अलग अलग लिक्विड्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जब एक दूसरे पे एक का सरफेस दूसरे के सरफेस से कांटेक्ट कर रहा है, दैट इज लिक्विड जंक्शन। तो यहां पर क्लोराइड आयन इधर जा सकते हैं और H पॉजिटिव आयन इधर आ सकते हैं। सो
So this transference of ion, can also contribute. So this transference of ion will also contribute in EMF. तो हमें क्या भी जानना पड़ेगा, ठीक है ये तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया रिडक्शन ऑक्सीडेशन की वजह से, पर क्या और कोई चेंज नहीं होगा क्या? भाई ये तो कंसंट्रेशन सेल है, यहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन का कोई ज्यादा रोल है नहीं, यहां पर किसका रोल है? कंसंट्रेशन डिफरेंस का। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ये वाला प्रोसेस तो हो गया, पर क्या एक और चीज नहीं क्रिएट होगी, और वो क्या थे? आयंस का भी तो हो गया ना, आयंस की ट्रांसफर होगी। सो दिस ट्रांसफरेंस will also contribute in EMF. So we have to find the movement of ions. We have to find the movement of ions involved in the प्रोडक्शन ऑफ EMF। तो हमें क्या भी फाइंड करना पड़ेगा? मूवमेंट ऑफ आयंस भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये फाइंड आउट किया जाता है बाय यूजिंग द ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ये कैसे किया जाएगा? इट कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग ट्रांसपोर्ट नंबर। तो यहां से अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं भाई, ये तो थी एट इलेक्ट्रोड्स। अब प्रोसेस लिखेंगे एट, मैंने सारी बातें बता दी कि EMF सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, इधर एक जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था और इधर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, उसकी सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंस पे ही नहीं, यहां पर क्योंकि वो दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, तो क्या हो गया? कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की नहीं, आयंस की भी डिफरेंट होगी, जिस वजह से हमें उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ओवरऑल एक प्रोसेस लेके आनी पड़ेगी जिसमें कि ये जो कंसंट्रेशन थी वो भी इन्वॉल्व हो जाए, और इलेक्ट्रोलाइट की भी हो जाए और आयन की भी हो जाए। तो अब वो हम जानते हैं। तो प्रोसेस कहां पे? एट लिक्विड जंक्शन। तो जाने भाई लिक्विड जंक्शन। तो यहां से आप लोगों को जानना पड़े किसकी फॉर्म में? ट्रांसपोर्ट नंबर की फॉर्म में। तो द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द लिक्विड जंक्शन कैन बी स्टडीड। कैसे स्टडी कर सकते हो? स्टडीड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर की टर्म में आप लोग इसको लिखेंगे, टी से दिखाऊंगा, स्मॉल टी से ट्रांसपोर्ट नंबर। तो मान लेते हैं, अब आप पहले तो ये समझ लें कि क्लोराइड आयन किधर जाएंगे? क्लोराइड आयन चलेंगे इधर और हाइड्रोजन आयन चलेंगे इधर, ठीक है। एट लिक्विड जंक्शन क्लोराइड आयंस आर मूविंग फ्रॉम राइट हैंड साइड टू left hand side, while hydrogen ions are moving from left hand side to right hand side. ओके, ये अब आप लोग देख सकते हैं कैसे हो रहा है, वो मैं बता दिया। क्यों पढ़ने वाले हैं वो भी बता दिया, ठीक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंस हम तब पढ़ते हैं अगर ये साल्ट ब्रिज के थ्रू लगा होता, वो भी पता चल जाएगा कैसे। अभी के लिए तो जान लो कि क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का ही डिफरेंस नहीं था, सॉरी HCl ही नहीं, उसके बाद आयंस भी हो गए और ये दोनों लिक्विड एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आयंस भी चलेंगे। तो हमें आयंस का ट्रांसफर भी स्टडी करना पड़ेगा। तो यहां मान रहा हूं लेट T नेगेटिव बी द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर हमने मान लिया C, क्लोराइड आयन का T नेगेटिव, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ N आयंस क्या होता है? ट्रांसपोर्ट नंबर होता है फ्रैक्शन
fraction of total electric current carried by the ions of carried by the specific ions of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट के पर्टिकुलर आयंस कितना करंट कैरी करते हैं, दैट इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट नंबर. ठीक है, तो एनायंस मान लिया T नेगेटिव. अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब को भी समझेंगे, ये याद रहे, क्योंकि मैं ये मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि इकट्ठी हो जाएंगी फिर, अदरवाइज याद नहीं रहेगी मुझे भी. तो क्या मानते हैं भाई, T नेगेटिव है तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1 फेराड. 1 फेराड, तो 1 फेराड कैन डिपॉजिट or allow the transference of ions equal to their equivalent weight in grams or gram equivalent. ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम और ग्राम इक्विवेलेंट इतना ट्रांसफर करता है. मैं समझा देता हूं, जैसे कि ये एल्यूमिनियम आयन है, +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम. तो अगर यहां से 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करेगा 27 ग्राम. ठीक है, लेकिन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फेराड होता है. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फेराड, दैट इज 96,500 कूलम्स. देखो भाई, इसके लिए आपको पीछे वाली वीडियो सारी देखनी पड़ेगी. अगर मैं वो भी करने लग गया तो फिर पीछे वाली वीडियो की कोई यूज नहीं रह जाता. तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 फेराड कैन डिपॉजिट कितना, 27 ग्राम एल्यूमिनियम. तो 1 फेराड कितना करेगा, तो 27/3, दैट इज इक्वल टू 9. तो 9 ग्राम. और व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना है इसका, 9 है. तो 1 फेराड हमेशा कितना डिपॉजिट करता है, इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट. और ये कैसे होगा, जब एल्यूमिनियम आयन जो कैटायंस है वो कैथोड तक जाएंगे, तो कितना ट्रांसफर करेगा, 1 फेराड हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करेगा. तो यहां पर आप लोग देखें, जब क्या था ट्रांसपोर्ट नंबर T नेगेटिव, इसका मतलब T नेगेटिव जो है इतना करंट कैरी कर रहे हैं. एक चीज और भी जान लो, Q इज इक्वल टू I इंटू T. व्हाट इज Q इज द इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज, I इज द करंट एंड दिस इज T इज द टाइम. तो I किसके बराबर हो गया, Q/T. तो कितना करंट आप पास करें 1 सेकंड के लिए, कितना चार्ज पास करें 1 सेकंड के लिए, दैट विल बी दी करंट. तो यहाँ पे T नेगेटिव भी द ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट का टोटल हिस्सा. और वो कैसे आएगा, वो आएगा कब, जब T नेगेटिव ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे कि ये 9 ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा. कब, जब 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी 1 सेकंड के लिए पास की जाएगी. भाई जब टाइम 1 सेकंड, Q इज द फेराड, इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज है, तो ये 96,500 कूलम आप पास करो. तो जो भी करंट है, T नेगेटिव जो करंट है, ये कब प्रोड्यूस होगा, जब T नेगेटिव ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस 1 फेराड की इलेक्ट्रिसिटी 1 सेकंड के लिए पास की जाएगी, तब जाके T नेगेटिव ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा एंड देन दी T नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड. समझ में आई, समझते हैं फिर से. देखो, मैं इसको यही कंसेप्ट समझना, अदरवाइज तो इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग चीजें हैं. इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये चार्ज अगर 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है तो ये करंट कहलाने लगता है. ठीक है, हमें करंट पता है T नेगेटिव इतना, टोटल करंट का इतना हिस्सा एनायन का है. अब एनायन की जो अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए, T नेगेटिव करंट दे रहा है तो T नेगेटिव ग्राम इक्विवेलेंट आयंस एनायंस चले हैं, ट्रांसफर हुए हैं.
1 सेकंड में जब कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है? जब 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर टू यू। तो T नेगेटिव आयंस था, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, तो दिस T नेगेटिव विद द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस, यहां लिख देता हूं। सो T नेगेटिव ग्राम इक्विवेलेंट of chloride ion get deposited और ट्रांसफर है तो ट्रांसफर ही लिख देता हूं, get transferred across the liquid junction when 1 farad electricity is passed for 1 सेकेंड। जब 1 सेकेंड के लिए 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो T नेगेटिव ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो लिक्विड जंक्शन को ट्रांसफर कर जाएंगे। ठीक है, क्लियर है मेरे हिसाब से? इसमें तो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो क्या बनेगी इक्वेशन, कहां से कहां चलेगी? T नेगेटिव, दिस इज क्लोराइड आयन। याद रहे T नेगेटिव अमाउंट है, पर असल में कितने आयंस थे ये तो 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे थी, और एक्टिविटी कितनी थी? T नेगेटिव आयंस ग्राम इक्विवेलेंट्स ट्रांसफर हो रहे थे, पर असल एक्टिविटी तो A2 थी। इधर A2 है ना क्लोराइड आयंस की, भाई इसकी A2 तो इसकी भी तो A2 ही होगी। तो कितनी है क्लोराइड आयन की एक्टिविटी? A2 गेट ट्रांसफर्ड यहां से और इधर गए हैं, तो T नेगेटिव क्लोराइड आयन A1। सो दिस इज द ट्रांसफरेंस ऑफ द क्लोराइड आयंस। तो इसी तरीके से एज वी नो T पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस एनायन इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज T पॉजिटिव इक्वल टू 1 माइनस T नेगेटिव। तो हम मान लेते हैं लेट T पॉजिटिव बी द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव मान लें। इसका मतलब T पॉजिटिव या फिर T पॉजिटिव किसके बराबर है? 1 माइनस T नेगेटिव ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन गेट ट्रांसफर्ड अक्रॉस द लिक्विड जंक्शन व्हेन 1 फेराड इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। ठीक है, क्लियर है? तो अब बताओ कहां से कहां चल रहे हैं भाई? ये हाइड्रोजन आयन लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं, तो 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव की एक्टिविटी यहां पे A1 थी, सबको पता ही है। A1 से 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव और एक्टिविटी आ गई A2। लेट दिस बी द इक्वेशन 4। अब आ चुके हैं सारे के सारे आयंस। यहां से ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर और इसके इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्टिविटी हमें पता थी। एक्टिविटी की वजह से हम लोग EMF आराम से निकाल सकते थे। अब लिक्विड जंक्शन पे क्या हो रहा है? कैटायन और एनायन चल रहे हैं, तो टोटल कितना ट्रांसफर होगा? टोटल कितने आयंस की मूवमेंट होगी? तो टोटल मूवमेंट ऑफ आयंस इन ओवरऑल प्रोसेस, पूरी की पूरी प्रोसेस में। तो आप कहोगे कि सर सारे जोड़ दो, हाइड्रोजन वाला भी जोड़ देते हैं, तो 1 + 2 + 3 + 4। अब मैं मिटा भी देता हूं, ये समझ गए होगे मेरे हिसाब से। जो मुझे बताना था मैंने वो बता दिया। तो क्या बनेगा जी? यहां से 1 + 2 + 3 + 4 सारी चीजें जोड़ देते हैं, तो हाफ ऑफ H2 प्लस H पॉजिटिव A2 ध्यान से लिखेंगे, अदरवाइज T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2 प्लस 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव A1 गिव्स व्हाट? क्या होगा? H पॉजिटिव A1, भाई इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। H पॉजिटिव A1 प्लस हाफ ऑफ H2 प्लस T नेगेटिव Cl नेगेटिव A1 प्लस 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव A2। ओके, अब जो कैंसिल हो रहा है, हाफ H2 से हाफ H2 कैंसिल, यही मिटा देता हूँ। हाफ H2 कैंसिल, अब क्या बच गया? H पॉजिटिव A2 T नेगेटिव Cl नेगेटिव, इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से, तो क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव A1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव A1
यही होगा। ऐसे ही H पॉजिटिव A1 प्लस T नेगेटिव Cl नेगेटिव, तो यहां से अब इसको भी कर दें, H पॉजिटिव A2 माइनस ये वाला है माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव A2, यही होगा। अब जो कैंसिल होता है फिर से कैंसिल कर दो, H पॉजिटिव A2 से H पॉजिटिव A2 कैंसिल, H पॉजिटिव A1 से H पॉजिटिव A1 कैंसिल, तो क्या बच गया, T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव A1 gives T नेगेटिव Cl नेगेटिव A1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव A2, यही हो जाएगा। अब जो A2 वालों को एक तरफ और A1 वालों को एक तरफ, T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2 प्लस T नेगेटिव H पॉजिटिव A2 gives T नेगेटिव Cl नेगेटिव A1 प्लस T नेगेटिव H पॉजिटिव A1, यही हो जाएगा जी। अब इसमें कॉमन ले लें, क्या हो गया कॉमन, T नेगेटिव A2 इंटू H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यही है। व्हाट इज H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव इज HCl, T नेगेटिव A1 इंटू H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो क्या बन गई है। अब हम लोग बेशक से सबको भी मिटा सकते हैं। दिस इज T नेगेटिव ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायंस, दिस इज HCl इंटू एक्टिविटी A2 से ट्रांसपोर्ट नंबर A HCl A1। आगे मेरे हिसाब से दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस जो हम लोग कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस ले रहे थे। अगर ये विदाउट ट्रांसफेरेंस होता तो ट्रांसपोर्ट नंबर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आयंस वहां चलते ही नहीं है। यहां तो क्योंकि लिक्विड जंक्शन पे क्या हो रहे थे, अपोजिट चार्ज के आयंस अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में एक्सेस में थे, तो दे कैन ट्रांसफर अक्रॉस द लिक्विड जंक्शन, तो वो लिक्विड जंक्शन के अक्रॉस ट्रांसफर हो सकते थे। क्लियर है। तो मैंने ओवरऑल देखा टोटल मूवमेंट ऑफ आयंस इन ओवरऑल प्रोसेस, तो ओवरऑल प्रोसेस में ये मूवमेंट क्लियर है। तो यहां से अब अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन मुझे जो जो पॉइंट क्लियर करने थे मेरे हिसाब से मैंने कर दिए होंगे। E इज इक्वल टू E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस RT बाय NF नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, ऊपर प्रोडक्ट लिख देते थे और नीचे रिएक्टेंट लिख देते थे, ऐसे ही करते थे। अब यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन आयंस का चल रहा है तो यहाँ से E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ H पॉजिटिव टू H2, यही चल रहा था, माइनस RT बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N इज 1F नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ रहा है भाई A1। देखो ओवरऑल रिएक्शन ओवरऑल प्रोसेस ये है, तो यहां पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है HCl की A1, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है T नेगेटिव, तो A1 की पावर T नेगेटिव डिवाइडेड बाय A2 की पावर T नेगेटिव। व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, इट इज 0, तो E किसके बराबर आ गया, माइनस RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ A1 बाय A2 की पावर T माइनस 1, T माइनस, तो T को आगे ले आओ, तो माइनस T नेगेटिव RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ A1 बाय A2। सो दिस इज द EMF ऑफ सच सेल with transference, this is the EMF of concentration cell with transference। बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि याद रहे ओवरऑल प्रोसेस थी यहां पर, क्योंकि लिक्विड जंक्शन पर ट्रांसफेरेंस ऑफ आयन भी हुआ है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन डिफरेंस था, बल्कि आयंस की कंसंट्रेशन में भी डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से मुझे सारी कंसंट्रेशन मूवमेंट को जोड़ना पड़ा, सारी कंसंट्रेशन मूवमेंट्स को जोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे ओवरऑल ये रिएक्शन मिली, ओवरऑल ये रिएक्शन। तो ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, ऐसे ही लिखते थे नर्स्ट इक्वेशन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0 होती है, RT बाय F, दिस इज T नेगेटिव, आप सबको पता है। फॉर इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये दोनों कैटायन एनायन हैं, तो एक्टिविटी क्या होगी, इज इक्वल टू गामा इंटू मोलैलिटी,
गामा इंटू मोलैलिटी अगर सिंगल आयन होता तो, पर यहाँ पर कैटायन एनायन दोनों है तो स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, ए गामा स्क्वायर एम स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा भाई A1 गामा 1 स्क्वायर M1 स्क्वायर और A2 क्या हो जाएगा गामा 2 स्क्वायर और M2 स्क्वायर। गामा इज द एक्टिविटी कोफिशिएंट एंड M इज द मोलैलिटी। पुट कर दे यहाँ पे, मुझे ये इक्वेशन अब आगे तक चाहिएगी, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद रखें। तो E इज इक्वल टू व्हाट माइनस टी नेगेटिव RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ M2 M1 गामा 1 बाय M2 गामा 2 का स्क्वायर कर देता हूं ऐसे, इसको 2 को आगे ले आए, माइनस 2t नेगेटिव RT बाय F M1 गामा 1 बाय M2 गामा 2। चाहे तो इसको खोल के भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, वो भी लिख देंगे। और इसको ऊपर से नीचे न्यूमरेटर को तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, तो नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, 2t नेगेटिव RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ M2 गामा 2 डिवाइडेड बाय M1 गामा 1। तो यही इनकी एप्लीकेशंस में भी यही आने वाली हैं यही चीजें। तो ट्रांसपोर्ट नंबर भी मेजर कर सकते हैं हम लोग, क्लियर है। तो बस यही डिफरेंस आया है इससे पीछे की, अगर आप देखें वहां पर सिर्फ ट्रांसपोर्ट नंबर नहीं था, यहाँ सिर्फ ट्रांसपोर्ट, यहाँ ट्रांसपोर्ट नंबर भी आ गया बिसाइड्स द एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी भी है हमारे पास, ये इस रिलेशन में देखो एक्टिविटी भी है और साथ में ट्रांसपोर्ट नंबर आयन का भी है। आप कैटायन भी ले सकते हैं, मर्जी है, वो तो जोन से का भी लोगे, मैंने तो एक का ले लिया T नेगेटिव, आप चाहें तो T पॉजिटिव भी कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस इज द EMF ऑफ कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस। होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इट, नाउ वी प्रोसीड। एक बार ये वाली पार्ट को मैं कंक्लूड कर दूं ताकि मैं फिर लिक्विड जंक्शन को भी बता दूंगा। आप लोगों को ये रिलेशन जरूर याद रखनी है, मैं साइड में लिख लूंगा। तो कंक्लूड करता हूं, कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन ये है कि जो EMF ऑफ सेल होती है इन्वॉल्विंग कंसंट्रेशन ऑफ सेल विद ट्रांसफेरेंस दैट इंक्लूड, वो क्या इंक्लूड करती है? एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट as well as transference of ions at the liquid junction। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन वाला रिलेशन निकाल लो और फिर साथ में किसका भी निकाल लो, लिक्विड जंक्शन पे ट्रांसफेरेंस भी निकाल लो। बस यही बताया मैंने पूरे इस जॉब तक जो पढ़ा। तो आई थिंक इट इज ओवर। तो इस पे बेस जो रिलेशन आया है वो क्या आया है? E इज इक्वल टू 2t नेगेटिव RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ क्या आया था भाई? M2 गामा 2 डिवाइडेड बाय M1 गामा 1। आई थिंक दिस वाज द रिलेशनशिप। ठीक है, ये याद रहे। आप लोगों को और भी इंटरेस्टिंग बता दूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही मिलेंगे, कोई और भी मिल सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैंने बता दिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होता है? जब चार्ज सेपरेट हो तो ही क्या होता है? पोटेंशियल जनरेट होता है। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होगा? आप लोगों ने अभी लिक्विड जंक्शन देखा, यहां से यहां पे लिक्विड जंक्शन बना था, इधर H पॉजिटिव आयन इकट्ठे हो गए थे और इधर क्लोराइड आयन्स इकट्ठे हो गए थे। ओके, अब अगर तो ये क्लोराइड आयन इधर चलते हैं और हाइड्रोजन आयन इधर चलते हैं, दोनों चले, अगर दोनों की स्पीड सेम हो तो क्या होगा? कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। पर अगर दोनों की मोबिलिटी डिफरेंट है, दोनों की स्पीड डिफरेंट है, तो क्या होगा? एक तरफ एक्सेस में कैटायन जनरेट हो जाएंगे और एक तरफ एक्सेस में एनायन जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की अगर तो मोबिलिटी सेम है, आयनिक मोबिलिटी सेम है, तो वो क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे, तो कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। चार्ज सेपरेशन के लिए दोनों की आयनिक मोबिलिटी का डिफरेंट होना जरूरी है।
तो क्या होगा, तो ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो मैं यहां लिखता हूं, लिक्विड जंक्शन तो बता ही चुका हूं, दी सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू लिक्विड्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहां पर लिक्विड जंक्शन में जरूरी है क्योंकि लिक्विड ही है, होना चाहिए दोनों। द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू लिक्विड्स इज नॉन एज, क्या बोलते हैं उसको, नॉन एज लिक्विड जंक्शन। ठीक है, एट लिक्विड जंक्शन इफ द आयंस get transferred with same velocity, then there is no generation of potential difference generate नहीं होगा। but if they move with different velocities या speeds, then potential difference will be generated and it is known as the liquid junction potential. So what is liquid junction potential? I will write it as LJP, liquid junction potential. तो क्या है ये liquid junction potential? It is the, लिख दें भाई, डेफिनेशन लिख दें, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लिक्विड जंक्शन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस इट विद डिफरेंट स्पीड या डिफरेंट वेलोसिटी, विद डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक है, ये क्या है, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है लिक्विड जंक्शन के अक्रॉस जो कब जनरेट होता है, जब आयंस मूव होंगे किसके अक्रॉस, लिक्विड जंक्शन के अक्रॉस विद डिफरेंट वेलोसिटीज, देन दैट इज नोन एज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सो द ओवरऑल potential of या EMF of cell in which क्या हुआ है, in which there is transference of ions across the liquid junction. The liquid junction is क्या होगा, दिस इज E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस EJ जंक्शन पोटेंशियल, ये टोटल है। अब आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स पूछेंगे सर ये E1 E2 क्या है। E1 और E2 जो है ये वो EMF है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमने कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से लिया था, जंक्शन का पोटेंशियल इसमें इंक्लूड नहीं किया था। तो आप लोग इसको इस तरीके से कह सकते हो, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये जंक्शन पोटेंशियल है, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक्चुअल में कंसीडर कर नहीं रहे थे, इसलिए मैं ये टर्म ना यूज करके ये लिख रहा हूं। समझ रहे होगे ना, हमने क्या किया था अभी तक, क्या जंक्शन का पोटेंशियल इंक्लूड किया था क्या, अभी किया हमने, जो विद ट्रांसफेरेंस हमने कंसंट्रेशन सेल को स्टडी किया, उसमें हमने जंक्शन पोटेंशियल नहीं लिया, क्योंकि अगर वो जो हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन जो चल रहे थे वो क्या है, अगर वो सेम मोबिलिटी से हैं, सेम स्पीड से हैं, तो वो कोई पोटेंशियल जनरेट ही नहीं करेंगे। अब आप लोग को मैं और एक चीज बताता हूं, इस पे तो दोबारा आ जाएंगे। ये आपके पास एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है, ये इलेक्ट्रोड है, आप लोगों को याद होगा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल हमने ली थी ये। ठीक है, ये इस तरीके से था और ये साल्ट ब्रिज है। ठीक है, यहाँ पे लोड जोड़ देते हैं, ये साल्ट ब्रिज था। तो क्या साल्ट ब्रिज पे और इस लिक्विड पे क्या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं होगा क्या? तो याद रहे, इन केस ऑफ साल्ट ब्रिज, क्या हो रहा है, साल्ट ब्रिज, द cation and anion move with
same velocity, hence the junction potential EJ is 0। तो जंक्शन पोटेंशियल वहां पे 0 होता है, इसलिए हम लोग उसको कंसीडर करते ही नहीं। लेकिन अगर वो डिफरेंट वेलोसिटी से चलेंगे तो क्या होगा, जंक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो वो कितना आएगा वो अब हम लोग निकालते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो यहीं लिख देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, दिस इज LJP, दिस इज, आई विल राइट इट एज EJ। ठीक है, let we have a concentration cell with transference as mentioned above। जो अभी हमने ऊपर वाली सेल कंसीडर की थी वही हमने यहां पे भी कंसीडर कर ली है, जो ऊपर कंसीडर की थी वही कर ली। तो उसमें अगर आप लोग देखें तो क्या आ जाएगा, यू विल गेट व्हाट, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस EJ, यही था भाई टोटल पोटेंशियल, उस केस में E1 प्लस E2। तो क्या सेल पोटेंशियल, द टोटल सेल पोटेंशियल ऑफ सेल is calculated as above। तो ऊपर क्या किया था हमने, टोटल सेल पोटेंशियल निकाला था, E की वैल्यू कितनी आई थी, 2T नेगेटिव RT बाई F नेचुरल लॉग ऑफ M2 गामा 2 बाई M1 गामा 1। ये किस वजह से था, दिस इज ड्यू टू this total cell potential of cell is calculated as above, it is due to what, it is due to oxidation, reduction and transport number या ट्रांसफेरेंस की वजह से था। तो ये तो आ गया। अब हमें E1 प्लस E2 निकाल लें तो EJ आ जाएगा। तो EJ किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू E माइनस E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। तो मान लेते हैं E1 प्लस E2 निकालना, इट इज वेरी इजी। कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने वहां पे देखा था कि H पॉजिटिव क्या हुआ था, जो मैं फिर से बनाऊंगा, टाइम तो लगेगा। खैर ये सेल हमने मानी थी, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने लिए थे, पर मैं थोड़ा रफ बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे HCl था, ये लिक्विड जंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे HCl एक्टिविटी A1 थी और यहाँ पे HCl एक्टिविटी क्या थी, A2 थी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं ये जो थी E1 और E2, जो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये किस वजह से थी, ये बगैर ट्रांसफेरेंस, अगर ट्रांसफेरेंस इन्वॉल्व नहीं है तो था। तो अगर ट्रांसफेरेंस नहीं है तो क्या चलेगा, दिस इज एनोड, हाफ ऑफ H2 गिव्स व्हाट, H पॉजिटिव, A1 प्लस इलेक्ट्रॉन एनोड पे हो गया, कैथोड पे क्या था, H पॉजिटिव A2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H पॉजिटिव, सॉरी हाफ ऑफ H2। ओके, तो क्या आ जाएगी ओवरऑल रिएक्शन, क्या आ जाएगी, H पॉजिटिव A2 टू H पॉजिटिव A1, यही आ जाएगी। और इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ जाएगी, दैट इज E1 प्लस E2, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की वजह से, दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस RT बाय N की वैल्यू इज 1F नेचुरल लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, A1 बाय A2, A1 बाय A2, यही आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, A1 बाय A2। तो E1 प्लस E2 की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज माइनस RT बाय F इंटू नेचुरल लॉग ऑफ A1 बाय A2। तो इसको ऐसे भी लिख दें, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ A2 बाय A1, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है बस, और क्या करना आपको, यही करना हमने। क्या हो जाएगा, EJ इज इक्वल टू व्हाट, EJ जंक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E कितना आया हुआ है, 2T नेगेटिव RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ M2 गामा 2 बाय M1 गामा 1 माइनस E1 प्लस E2 की वैल्यू क्या है, RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ क्या आया हुआ है,
इज इक्वल टू A2 बाय A1। ठीक है, अब ये A किसके बराबर होगा, यहां स्क्वायर नहीं लगेगा। क्यों स्क्वायर नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ आयंस है, सिर्फ आयन। ये तो था पूरा इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो यहां पर A1 होगा गामा 1 M1 और A2 होगा गामा 2 M2। तो पुट कर दूं क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे A2 हो गया गामा 2 M2 और ये हो गया गामा 1 M1। अब जो कॉमन लेना है आप लोग कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा 2t माइनस 1 इंटू RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ M2 गामा 2 बाय M1 गामा 1। दिस इज द जंक्शन पोटेंशियल। ये जंक्शन पोटेंशियल है। इसको और एक फॉर्म में लिखेंगे जो कि काफी आसान रहेगी, जो आप लोगों का कंसेप्ट ज्यादा क्लियर करेगी। तो 2t नेगेटिव को कैसे लिख सकते हो, 2t नेगेटिव माइनस 1 इज t नेगेटिव प्लस t नेगेटिव माइनस 1, ऐसे लिख सकते हो। आपको पता है t पॉजिटिव प्लस t नेगेटिव इज इक्वल टू 1, तो t नेगेटिव माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस t पॉजिटिव। तो यहाँ पे पुट कर दूं क्या, t नेगेटिव माइनस 1 को की जगह पे माइनस t पॉजिटिव, तो क्या हो गया t नेगेटिव माइनस t पॉजिटिव। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे EJ किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू t नेगेटिव माइनस t पॉजिटिव इंटू RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ M2 गामा 2 बाय M1 गामा 1। तो ये आ गया हमारे पास जंक्शन पोटेंशियल। अब अगर दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर सेम है, कैटायन भी उसी वेलोसिटी से चल रहा है, उसी आयनिक मोबिलिटी से, और कैटायन भी, तो T नेगेटिव T पॉजिटिव क्या आ जाएगा, 1 T पॉजिटिव T नेगेटिव के बराबर, तो ये 0 हो गया। तो जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0। यही मैंने बताया था आप लोगों को कि जो साल्ट ब्रिज है उसमें कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी सेम होती है, इसीलिए वहां पर जंक्शन पोटेंशियल क्या है, 0 है। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा है T नेगेटिव से, तो बता सकते हो क्या आएगी जंक्शन पोटेंशियल वैल्यू, क्या आएगी। अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा है तो नेगेटिव में नहीं आ जाएगी क्या वैल्यू, भाई T पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा है तो EJ की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 0 से कम आएगी। पर अगर तुम्हारे पास T नेगेटिव ग्रेटर है T पॉजिटिव से, तो क्या होगा, तो आपकी वैल्यू 0 से बढ़ के आएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल का ऐसा कुछ मतलब नहीं होता है कि कम 0 से कम आ गई तो दैट विल बी ए नेगेटिव पोटेंशियल, 0 से ऊपर आ रही है तो दैट इज अ पॉजिटिव पोटेंशियल, और इससे कुछ नहीं है। सो दिस इज अबाउट द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल में आप लोगों को यही पढ़ना था। तो मैंने बताया, जो मैं फिर कंक्लूड कर दूं तो इसको भी कंक्लूड कर देते हैं, अदरवाइज हो गया ये टॉपिक जो आज का था। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ EMF ऑफ द कंसंट्रेशन सेल्स। तो कंसंट्रेशन सेल्स का EMF की एप्लीकेशंस बचती हैं, तो वो अब हम लोग जानेंगे। बट उससे पहले आप लोग देख लें कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। अगर तो है, इफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज देयर, तो क्या होगा, E किसकी वजह से आएगा, E1 प्लस E2 प्लस EJ, इनकी वजह से आएगा। E1 E2 सिर्फ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की वजह से हैं, और ये जो जंक्शन पोटेंशियल है ये कब आता है, व्हेन देयर इज व्हाट, ट्रांसफेरेंस ऑफ आयंस, जब ट्रांसफेरेंस ऑफ आयंस आएंगे। ठीक है, ये जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन ड्यू टू डिफरेंस इन एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है, बस ये वैल्यूज पुट करनी है। ये हम लोग E1 E2 तो सिर्फ और सिर्फ कैसे निकालोगे, जैसे H पॉजिटिव A2 से H पॉजिटिव A1 के लिए आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको निकालना है E किसकी वजह से आएगा, एक तो इसकी वजह से, और एक आएगा ड्यू टू ट्रांसफेरेंस ऑफ क्लोराइड आयन के ट्रांसफेरेंस से, और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस इसकी वजह से, ये सारा का सारा। तो ये मैं निकाल चुका था, इसलिए मैंने टोटल पोटेंशियल निकाल लिया, जंक्शन पोटेंशियल मैंने इसमें से डिडक्ट कर दिया, बस यही करना था। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। होपफुली समझ में आ गया होगा।
तो अब सिर्फ और सिर्फ हमारा 2 लेक्चर का काम और बच गया, देन द सिलेबस विल बी फिनिश्ड। ओके, सो दिस इज ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।